अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम and very good morning. So in today's class basically we are going to discuss a question which we found where in Maths and Uzre. मैनेजरियल अकाउंटिंग की क्लास में हमें डिस्कस करनी चाहिए चीज़ों को, उन चीज़ों का भी पता होना चाहिए जो कॉस्टिंग से रिलेट करती हैं बेसिकली. सो टाइटल ऑफ द बुक इज, बुक का कभी नाम नहीं होता, द टाइटल ऑफ द बुक इज कॉस्ट अकाउंटिंग. मैनेजरियल अकाउंटिंग में की क्लास में आई हैव टेकन ए क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक. मैथ्स एंड उजरे आर द ऑथर्स ऑफ द बुक. 7th एडिशन है, 2.5 क्वेश्चन नंबर है विच इज ऑन पेज नंबर 37. वाई आई एम से गिविंग यू दीज डिटेल्स बिकॉज बाद में अगर आपको देखना हो तो आपको ये ना लगे कि कौन सा क्वेश्चन था. यू कैन ऑलवेज रेफर द बुक. सो क्वेश्चन में किस तरह से कहता है, इन द क्वेश्चन बेसिकली द रिक्वायरमेंट, वेन एवर यू रीड ए क्वेश्चन द फर्स्ट थिंग, डू नॉट रीड क्वेश्चन फ्रॉम द टॉप. ऑलवेज द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, रीड द रिक्वायरमेंट्स. जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा डायरेक्शंस. If you do not know where you want to go, you will go at a place where you never wanted to go. तो जब डायरेक्शन पता चल जाएगी तो जो लोग बैलेंस शीट बनाने के लिए में इंटरेस्टेड थे, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाने में इंटरेस्टेड थे, जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने में इंटरेस्टेड थे, या उनको पता नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, देयर डायरेक्शन विल बी फिक्स्ड. लाइफ में भी ऐसे ही होता है. इफ योर डायरेक्शन इज फिक्स्ड, इफ यू नो वेयर यू वांट टू गो, यू विल रीच एट दैट प्लेस. तो सबसे पहले मैंने जो आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्मॉल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया. वो ये बनाया कि बेसिकली करना क्या है, फोरकास्ट इनकम स्टेटमेंट. नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम स्टेटमेंट एंड फोरकास्ट इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट जनरली वी मेक इन दिस वे. मिस्टर ए, उसका हमने नाम लिखा, देन वी राइट इनकम स्टेटमेंट एंड देन वी राइट फॉर द ईयर एंडेड. ये हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते थे, फॉर द ईयर एंडेड. इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रोसेस कैसे स्टार्ट किया, ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, डे बुक्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, देन एडजस्टमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो. दिस वॉज बेसिकली अवर प्रोसेस. तो हम इनकम स्टेटमेंट जो बनाते थे वो सारा साल गुजरने के बाद बनती थी, और वो कब बनती थी, जब सारा काम हो जाता था. इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, विच इज एक्सटर्नल अकाउंटिंग, वी यूज्ड टू राइट फॉर द ईयर एंडेड. बट इन मैनेजरियल अकाउंटिंग, इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन कॉस्ट अकाउंटिंग, यू नीड टू राइट फॉर द ईयर एंडिंग. ये अहम बात थी समझने वाली. जब भी कोई बात नहीं मिले, यू ऑलवेज राइट दैट फॉर द ईयर एंडिंग. का मतलब ये हुआ, नाउ यू आर गोइंग एंड डिस्कस समथिंग इन बजटिंग, यू आर डिस्कसिंग समथिंग इन फोरकास्टिंग, यू आर लुकिंग इनटू द फ्यूचर. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू राइट फॉर द ईयर एंडिंग. अच्छा, अब हम जब कोई काम करते हैं तो किस तरह काम करते हैं बेसिकली लाइफ में. बच्चा छोटा जो है वो बचपन से उसने एक वर्ड सीखा, मां. अपनी अम्मी को मां कहता है, या अम्मी कहता है, या मम्मा कहता है, राइट. ये वर्ड उसके कान में कहां से पड़ा, ये वर्ड उसके कान में उसकी अम्मी से, और उसकी अम्मी के कान में उससे पड़ा. इसका मतलब ये उसकी अम्मी ने भी कहीं से सुना था. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चीजों को कंटिन्यू करते हैं. इंक्रीमेंटल बजटिंग, एक बजट ऑलरेडी बना हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट बजट वी इंक्रीज द परसेंटेज, और हम उसको इंक्रीज करते हैं. बाज चीजें होती हैं उसे कहते हैं जीरो बेस्ड. बैकग्राउंड में वी डोंट हैव एनीथिंग, एंड फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दैट. अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं. इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दैट इन द फर्स्ट पैराग्राफ ही हैज गिवन यू व्हाट, ही हैज गिवन यू एन इनकम स्टेटमेंट. अब इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें होती हैं. नंबर वन इज द, एंड दीज आर कॉल्ड लाइन आइटम्स. पहली चीज क्या है, सेल्स. जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जिंदगी में दो मास्टर्स होते हैं, प्लेजर एंड पेन. इन दोनों के साथ हम जिंदगी गुजारते हैं. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में दो लाइन आइटम्स होते हैं. वन इज रेवेन्यू, सेल्स, इनकम किसी किस्म की, और सेकंड इज कॉस्ट. रेवेन्यू और कॉस्ट में हम खेल रहे होते हैं. तो अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो स्ट्रैटेजी क्या है, टू सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले पता है कि क्या करना है, फोरकास्ट इनकम स्टेटमेंट बनाना है. इसका मतलब कोई एक इनकम स्टेटमेंट गिवन है, उस इनकम स्टेटमेंट को ही आपने रिवाइज करना है. कंटिन्यू नहीं
कंटिन्यू का लफ्ज ठीक नहीं है, यहां लफ्ज है कि उसी चीज को लेकर आपने अगले ईयर के लिए, आप सही कह रहे हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, यू आर राइट, अगले ईयर के लिए। जी एज्यूम नहीं कर सकते हम, हमें डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। एज्यूम उस सूरत में करते हैं हमें डेटा नहीं दिया होता, डेटा इज ऑलरेडी बीइंग गिवन टू अस कि इसमें इतना इंक्रीज होगा, इसमें इतना इंक्रीज होगा, इसमें इतना डिक्रीज होगा, सो डेटा इज देयर। तो सबसे पहला काम आप लोगों को जो दिया गया था, व्हाट वाज दैट, इट वाज टू रीड द क्वेश्चन। तो आपने रीड किया क्वेश्चन, रीड किया तो सबसे पहला कौन सा लाइन आइटम में क्या मिला, सबसे पहले सेल्स, और सेल्स का एक नंबर मिल गया। अब ये जो सेल्स का आपको नंबर मिला है, आपका जो क्वेश्चन शुरू होगा वो इसी फॉर्मेट की बुनियाद पर शुरू होगा, वैसे ही आपको सेल्स लिखनी है, लेकिन आपको सेल्स का पता नहीं है सेल्स कितना है, लेकिन आपको इनिशियल सेल्स का पता है कि इनिशियल सेल्स कितनी है, पता है ना आपको कितनी है इनिशियल सेल्स, 12,500,000, ठीक हो गया। ठीक है, 1,20,00,000 रुपए की राउंड फिगर है, इसका मतलब सेल्स आपको गिवन है, सेल्स इज ऑलरेडी बीइंग गिवन टू यू। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अब लोग क्या करेंगे, क्या गलती करेंगे। देखिए, जब तक मैं हमेशा कहता हूं बात को, यानी मैं हमेशा कहता हूं बोलो कम सुनो ज्यादा, यह गलत जुमला है, असल जुमला है बोलो कम सुनो ज्यादा और समझो। जब तक समझेंगे नहीं, यू आर नॉट एबल टू, इसका मतलब हियरिंग हो रही, लिसनिंग नहीं हो रही। सुन तो लिया आपने, आपने कहा इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो मैं सेल्स से शुरू करूं, गलत स्ट्रैटेजी है। यहां पर जो स्ट्रैटेजी होगी कि उसने आपको एक स्पेसिफिक टारगेट क्वेश्चन में दे दिया है कि ये तो होना ही होना है। रेज योर हैंड एंड टेल मी, ये कौन सी बात उसने बताई है क्वेश्चन के अंदर। यस, उसने हमें एक बात बता दी है कि प्रॉफिट जो है वो डिजायर्ड प्रॉफिट तो इतना चाहिए ही चाहिए, यानी प्रॉफिट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए मुझे यकीनी तौर पर सेल्स को बढ़ाना होगा, और ये जरूरी नहीं है कि सेल्स को वो जितना बढ़ाने को कह रहा है वो यहां कह रहा है 20% वॉल्यूम में बढ़ेगा। अब दो चीजें हैं, एक है वॉल्यूम और एक है वैल्यू। वॉल्यूम का मतलब वो कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज्ड, that is called volume, and value means how much was the selling price before and how much is the selling price now. मिसाल के तौर पे अगर मैं पहले 10 रुपए की एक कुर्सी बनाता था और अब मैं कहूं अब उसको 12 रुपए में एक कुर्सी बनाऊंगा, तो इसका मतलब मैंने सेलिंग प्राइस तो बढ़ा दी, मैं बेचूंगा तो सेलिंग प्राइस तो बढ़ा दी, लेकिन अगर मैं कहूं कि 3 कुर्सियां बेचूंगा तो इसका मतलब यह हुआ कि सेल्स जो बढ़ेगी वो वॉल्यूम की वजह से भी बढ़ेगी और वैल्यू की वजह से भी बढ़ेगी। तो अब हमें क्या देखना है, मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो क्या बनाया, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। पहला ध्यान में बात क्या रखनी है, गो इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेट। फॉर्मेट इज ऑलरेडी बीइंग गिवन टू यू। सबसे पहले फॉर्मेट को तो हम छाप लेंगे, उसको तो कॉपी कर लेंगे, वो हमारे माइंड में था। उस कॉपी को करके नंबर, वी आर नॉट सपोज्ड टू राइट द नंबर, व्हाई, बिकॉज पहले हमको जहां से शुरू करना है वो शुरू कहां से करना है, जीपी से शुरू करना है। तो इस वक्त जो जीपी है, व्हाट इज द जीपी नाउ, 500,000 500,000 is the GP now. Muqaddas, what does he says? He says that in the gross profit we are going to bring an increase. आपको समझ में नहीं आया सुंदर? ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर नजर आ रही है? एक है ऑपरेटिंग इनकम। जी, ऑपरेटिंग इनकम कोई प्रॉफिट होगी ना आपका। ऑपरेटिंग इनकम कितनी है? 5 लाख। वो कह रहे हैं इस 5 लाख में कुछ इजाफा चाहिए। तो आप सबसे पहले फॉर्मेट लिखने के बाद पहला नंबर जो है वो ऑपरेटिंग इनकम का लिखेंगे, और वो 5 लाख नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें तो नई इनकम चाहिए। तो 5 लाख पे कितना इंक्रीज करना हो गया है, 25%। 5 लाख का कितना हो गया, 1,25,000 हो गया। 5 लाख जमा 1,25,000 इज हाउ मच। तो इसका मतलब क्वेश्चन ऐसे शुरू होगा कि यू आर गोइंग टू राइट द फॉर्मेट। वो फॉर्मेट यहां पर जब आ जाएगा तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 625 पे आप शुरू करेंगे। इसका मतलब आपका 625 इज योर नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इस पे रिवर्स जाओगे, कॉस्ट को परसेंटेज के साथ देखकर अब सारा काम होगा, तो यहां सेल्स की नई फिगर अपीयर हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किस चीज का जवाब है, एनीबॉडी रेज योर हैंड। प्रॉफिट इज एन आंसर ऑफ व्हाट, सेल्स माइनस कॉस्ट। इसका मतलब अब जो हम खेलेंगे वो किसमें खेलेंगे,
यहां पर सेल्स का नंबर होगा और यहां पर सारी कॉस्ट होगी। तो सेल्स में जब कॉस्ट माइनस करेंगे यू गेट 625। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? 100%। सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या होगी? सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या होगी? सबसे पहले आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। फॉर्मेट में इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट में लाइन आइटम में सबसे पहले कौन सा आइटम होता है? सेल्स। आपके पास इस सेल्स को आप नहीं लिखे, क्यों? इसलिए कि उसने आपको प्रॉफिट में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। उसने कहा कितनी भी सेल्स कर लो, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, कोई भी कॉस्ट हो मुझे कंसर्न नहीं है, मुझे इससे कंसर्न है कि मेरा प्रॉफिट 625,000 रुपए होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया? आपने अपने प्रॉफिट लिखने के बाद आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया कि दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन दैट माय डिजायर्ड प्रॉफिट शुड बी 625,000। अब वन बाय वन चलेंगे हम। फॉर्मेट आपने ले लिया, रिवर्स ऑर्डर में हमने जाना है। अब रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, आप लोग डिस्कशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम बोर्ड पे देखेंगे कि किसने क्या सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में रेशियोज इन्वॉल्व हैं। रेशियोज का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी ए नंबर इज बीइंग गिवन टू यू एंड ही वांट्स टू ब्रिंग एन इंक्रीज इन दैट स्पेसिफिक नंबर। फॉर एग्जांपल ही हैज गिवन यू द कॉस्ट। अब कॉस्ट को तोड़ेंगे तीन चीजों में। सबसे पहले देखिए रॉ मटेरियल्स कितना है आपके पास इनिशियल इनकम स्टेटमेंट में? 38,000, 3,800,000, राइट। अब वो रॉ मटेरियल के मुतालिक क्या कह रहा है, कितना बढ़ रहा है? कितना परसेंट? अब आप रुक जाइए। अब एक पेज, जब भी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जब भी अकाउंटिंग आप किसी भी लेवल की कर रहे हो, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल की कर रहे हैं यानी ओ लेवल्स, ए लेवल्स की कर रहे हैं, सॉरी, चाहे आप बैचलर्स लेवल की कर रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनल लेवल की कर रहे हैं, किसी भी लेवल की, अकाउंटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कार यह होता है कि एक तो पेज होता है जिस पे आपको मेन आंसर देना होता है, फॉर्मेट लिखना है जैसे इस क्वेश्चन में, और एक पेज होता है दैट पेज इज कॉल्ड नोट्स या वर्किंग। तो उस पेज पे हम वर्किंग लेते जाएंगे, नंबर निकालते जाएंगे एंड देन वी ट्रांसफर है। तो पहली वर्किंग हमारे पास जो आती है वो कौन सी आती है? पहली वर्किंग हमने यहां कौन सी की है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो वर्किंग कैसे करेंगे? अगर मैं यहां पर लिख दूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आगे W1, W1 का मतलब क्या हो गया? वर्किंग वन। सो नाउ व्हाट डू आई डू? आई राइट हियर वर्किंग वन। मुझे क्या चाहिए? डिजायर्ड नेट प्रॉफिट चाहिए। सो आई नीड टू राइट डिजायर्ड, DESIRED, डिजायर्ड ऑपरेटिंग इनकम। मेरी ऑलरेडी इनकम कितनी थी? 5 मिलियन या 500,000? 5 मिलियन थी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 25%, आंसर 6,200,000, 5 लाख थी, तो 6,25,000 जो है वो मेरी डिजायर्ड प्रॉफिट का नंबर आ गया। इस नंबर को मैंने उठाया और फॉर्मेट में आई पुट द नंबर इन द फॉर्मेट। ये आखिर में इनकम स्टेटमेंट के एंड में लिख देना। इनकम स्टेटमेंट तुम्हारी किताब में बना हुआ है, उसमें आखिरी जो नंबर है वो प्रॉफिट का है। तो मेरा जो रिवाइज इनकम स्टेटमेंट बन रहा है उसका फॉर्मेट तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन मैं शुरू करूंगा कहां से? डिजायर्ड प्रॉफिट से। कहा आप क्लियर है? ये होता है, राइट? फाइन। अब हम चलते हैं कॉस्ट को देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास सेल्स की नंबर है। सेल्स का कितना नंबर है? 1,20,00,000। सेल्स के नंबर को हमने चेंज करना है दो तरह से। एक तो इंक्रीज करेंगे ड्यू टू वॉल्यूम। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आ गई जो कि एक अनोखी बात है, जो कि एक हर सवाल में यह बात नहीं होगी। हर सवाल में अगर वो आपको कहता है इन ऑल द क्वेश्चन, वो कहता है कि सेल्स को परसेंटेज से बढ़ा दो। पहले थी सेल्स 2 रुपए, अब डबल हो गई, तो कितनी हो जाएगी सेल्स? 4 रुपए। 2 का डबल 4 हो गया। अकल की बात है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमको एक कंडीशन फिक्स कर दी है, उसने हमारे हाथ बांध दिए। उसने कहा 6,25,000 जो है वो तो आपका प्रॉफिट होना ही चाहिए। अब आप एज ए प्रोफेशनल सोचें, अगर मैं आपको कहूं कि आपने इतना प्रॉफिट तो मेरे लिए इंक्रीज करना ही करना है, तो इसका मतलब ये हुआ, और मैं आपको कहूं कि आपने 5 कुर्सियां पहले बेचते थे, अब आपने 10 बेचनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ना तो आप कुर्सियां ज्यादा बेचें बल्कि उनको नई सेलिंग प्राइस पर बेचें। तो सवाल में जरा देखें, आपके पास कहीं इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस गिवन है? कितना गिवन है? इसका मतलब ये हुआ कि 20। अच्छा, वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम है या प्राइस है? वो वॉल्यूम है। इसका मतलब आपको सवाल सही पढ़ना आना चाहिए। सेल्स वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि मैं चाहता हूं 20% कुर्सियां और बेची जाएं,
लेकिन डिड आई टेल यू कि वो कुर्सियां कितने की बेची जाए? क्या ये बताया क्वेश्चन में? इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स का ये जो नंबर है यहां पर, ये एक हिडन नंबर है और ये उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक मेरे पास कॉस्ट का नंबर नहीं आ जाए, और जब मैं रिवर्स जाके प्रॉफिट जमा कॉस्ट को जमा करूंगा तो मेरे पास सेल्स का नंबर आ जाएगा। क्यों? कि सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना हो तो मैं लिखूंगा सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, अगर मैं कॉस्ट पर काम कर दूं तो मेरी सेल्स आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। यू गेट द पॉइंट? इसका मतलब ये हुआ कि लर्न दिस थिंग। सॉल्विंग ए क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग ए क्वेश्चन एंड क्रिएटिंग ए स्ट्रैटेजिक प्लान टू सॉल्व द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी आ गई कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे तो यू बिहेव लाइक ए प्रोफेशनल। अब नाउ यू आर बिहेविंग लाइक ए प्रोफेशनल कि आपके पास सेल्स की फिगर मौजूद नहीं है, सेल्स का वॉल्यूम मौजूद है। पहले 2 कुर्सियां बेचते थे 2 रुपए की फॉर एग्जाम्पल, अब 4 बेचेंगे 1-1 रुपए के हिसाब से, तो अब कितने की सेल होनी चाहिए? 4 रुपए की होनी चाहिए। लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट ये है कि पहले अगर वो 4 रुपए की 2 रुपए की कुर्सियां सेल करता था तो मेरा प्रॉफिट 50% होता था। तो 2 रुपए की कुर्सी में प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपया प्रॉफिट। अब वो ये नहीं कह रहे कि मुझे 4 रुपए की कुर्सी में 2 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, वो कह रहे हैं मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं 4 रुपए भी बेचूंगा तो इसका मतलब मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो इंक्रीज डालना है वो सेलिंग अमाउंट में डालना है, 5 का डालना है। तो वो जो 1 रुपया एक्स्ट्रा आया वो इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर मैं 1 रुपए की एक चेयर बेचता था तो अब मुझे 1 रुपए की एक चेयर नहीं बेचना, एक से ज्यादा की 2 बातें नहीं, वॉल्यूम को भी बढ़ाना है और सेलिंग प्राइस को भी बढ़ाना है। और वो सेलिंग प्राइस बनाने के लिए ही डिड नॉट गिव मी एनी स्ट्रेटेजी, ही हैज जस्ट गिवन मी वन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि भाई प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। यू गेट द पॉइंट? अब हम कॉस्ट पे खेल रहे हैं 1 बाय 1। मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 38,000। तो मैं लिखता हूं वर्किंग टू 3,800,000। 3,800,000 इज द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। कितने परसेंटेज से बढ़ा रहे हैं हम? तो मल्टीप्लाई अगर मैं 8% से करूं, सब मुझे सोच के जवाब दें। 304,000। यू गेट द पॉइंट? इतना ही आया ये तो इंक्रीज आ गया ना 8%। अब इंक्रीज अगर मैंने किया तो मैं कह रहा हूं एक चेयर जो पहले 1 रुपए की बेचते थे अब वो 1 रुपए 50 की बेचेंगे। छोटे छोटे नंबर ले रहा हूं मैं, बच्चों की चेयर जो छोटी वाली खिलौने, तो एक चेयर जो 1 रुपए की बेचते थे तो अब आप कितने की बेचेंगे? 1 रुपए 50 पैसा। तो नई चेयर 3 रुपए की बिकेगी। लेकिन मैं साथ में कह रहा हूं कि आपने अब 2 चेयर्स बेचनी है। इसका मतलब ये हो कि एग्जिस्टिंग वॉल्यूम पे काम नहीं करना, न्यू वॉल्यूम पे काम करना है। तो जब ज्यादा बेचेंगे तो रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा? इसका मतलब ये हुआ कि आई नीड टू ब्रिंग ए इंक्रीज इन 20% ऑफ द रॉ मटेरियल एज वेल। तो मल्टीप्लाई बाय 0.20। अब आप मुझे बताइए 3,800,000 मल्टीप्लाई बाय 8% जो नंबर आएगा उसको जमा करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 20%, तो रॉ मटेरियल की नंबर क्या आ गई? दोबारा आपने इसी सवाल को करते हैं, आपने पहले कितने की कुर्सियां बनाई, उसमें रॉ मटेरियल कितने का लगा? यहां तक क्लियर है? अब मार्केट में रॉ मटेरियल आपको महंगा मिलेगा। कितने परसेंट से महंगा मिलेगा? तो आप सबसे पहले 8% की फिगर निकाल के उसमें जमा कर लें। ये रॉ मटेरियल की नई अमाउंट आई, ये उतनी ही कुर्सियों के लिए थी जितनी आपने पिछले साल बनाई थी। लेकिन क्या इस साल आप ज्यादा कुर्सियां 20% से बना रहे नहीं बना रहे? लिखा हुआ है सेल वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जब ज्यादा वॉल्यूम में बेचना है तो इसका मतलब बनाओगे भी ज्यादा। ऐसा होगा नहीं होगा? अगर तुम 10 कुर्सियों की जगह इस साल 12 कुर्सियां बनाओ तो एक तो रॉ मटेरियल उनका महंगा मिलेगा और दूसरी बात 10 कुर्सियां नहीं बेचनी है, इस दफा कितनी बेचनी है? तो बनाओगे तो बेचोगे ना यार। यू अंडरस्टैंड? व्हेन यू विल मेक देन यू विल से। इसका मतलब ये हुआ कि वी नीड टू ब्रिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम एज वेल। जी आपको समझ में आई बात? आपको नहीं आई? यस या नो? यस सर आ गई। इसका मतलब ये नई फिगर क्या आ रही है रॉ मटेरियल की? टोटल नंबर बताइए, टोटल जमा करने के बाद टोटल अमाउंट कितनी आ रही है? रॉ व्हाट इज द टोटल रॉ मटेरियल अमाउंट? 492480
24800, दिस इज द न्यू रॉ मटेरियल कॉस्ट। ये नई रॉ मटेरियल की कॉस्ट है जो हमें चाहिए इस साल 20% वॉल्यूम ज्यादा। अब चेक करें अपने मैनुअल में कि क्या इस तरह सॉल्व किया उसने या नहीं। तो ये नंबर आ रहा नहीं हमारा की हमारे पास मौजूद है इस किताब की, हमने की आपके इंट्रोड्यूस किए, की में देख के बताया। अब कैलकुलेट करके प्रूफ कर लें कहीं की में गलती तो नहीं है। हम मैथ से दूसरे को करेक्ट भी तो कर सकते हैं। वो जो फलाना आदमी कहता है हार्वर्ड के बड़े जबरदस्त लोग हैं, ओ भाई हार्वर्ड में भी तो इंसान ही है हमारे जैसे। एम आई क्लियर? आई रिपीट द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले रॉ मटेरियल की वो नंबर लेंगे जो कि बेस नंबर है। सनिया, बेस नंबर। आपका नाम क्या है? ये छोटी मुन्नी, नाश्ता नहीं करके आई? करके आया करो। रॉ मटेरियल का बेस नंबर परसेंटेज अप्लाई होगी तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज होगा उतने ही चेयर्स का जो चेयर्स हमने बेचे हैं। हमको तो वॉल्यूम को भी बढ़ाना है और वैल्यू को भी बढ़ाना है। पहले तुम 2 आइटम बनाते थे, अब हम 5 आइटम बनाएंगे। तो 5 आइटम के लिए 5 आइटम का रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा नहीं, और महंगा खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। On the same way we are going to calculate labor and overhead। जरा लेबर कैलकुलेट करें। लेबर सिर्फ कैलकुलेट करके मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूं कि आपने क्या कैलकुलेट किया जी। सबसे पहले बेस नंबर। व्हाट इज द बेस नंबर? बेस नंबर क्या लेबर का? 2,900,000 इज योर डायरेक्ट लेबर। क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है सेल्स का? यस सर। अगर वॉल्यूम, यहां देखें, एक्सक्यूज मी, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स यूनिट, इट मींस यू नीड टू प्रोड्यूस मोर यूनिट। बेचना है तो बनाओगे भी तो सही ना यार। तो जब बनेगा तो उसमें रॉ मटेरियल ज्यादा वॉल्यूम भी लगेगा और उसकी प्राइस भी बढ़ गई। कितना परसेंट वॉल्यूम बढ़ाया हमने? 10%। तो इंक्रीज इन प्राइस हुआ और इंक्रीज इन वॉल्यूम भी हुआ। व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम? 0.20। जरा कैलकुलेट करें नया नंबर फॉर लेबर। 38। दैट इज योर न्यू नंबर फॉर द लेबर। लिखा है ना अंग्रेजी के अंदर उसने कि सेल्स इज 20%। 20% को 0.2 बोलते हैं ना भैया जी। उन्हीं क्यों? ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है सर, मुनव्वर ने बता दिया इसलिए ऐड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने सोचना एज ए प्रोफेशनल की तरह से। देखिए मेरी क्लास में अगर मैंने आपके अंदर स्किल पैदा नहीं की कि एनालिसिस कैसे करते हैं, अभी आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, उस प्रोजेक्ट में आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के बतानी होगी, रियल प्रोडक्ट जो होगा मार्केट का, कि कैसे कॉस्ट कैलकुलेट की उन्होंने, और अगर आप उस कॉस्ट को रिवाइज करें तो कैसे रिवाइज करेंगे। वो छोटा सा एक प्रोजेक्ट होगा। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन इज ओनली वन। You need to understand when the price is increasing, when the selling price is increasing, जरूरी नहीं है सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने की वजह से कॉस्ट प्राइस भी इंक्रीज हो, लेकिन जनरली यही होता है कि जब आपको महंगा मिलता है तो आप महंगा बेचते हो। अब यहां पर एक बात है कि क्या महंगा मिला और महंगा जो आपने बेचा वो उतने ही यूनिट बेचे या ज्यादा बेचे? ज्यादा बेचे। तो ज्यादा बेचे तो इसका मतलब ज्यादा प्रोड्यूस भी करने होंगे। यू नीड टू प्रोड्यूस मोर। तो जब ज्यादा प्रोड्यूस यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोर, इसका मतलब द इंपैक्ट इज कमिंग ऑन दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डीएल यानी डायरेक्ट लेबर और मटेरियल्स। एम आई विद यू? 100% समझ में जिसको नहीं आ रहा उन्हें हाथ रेस करके बताया। जी भैया कहां समझ में नहीं आया? वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब मैंने नंबर ऑफ चेयर्स ज्यादा बेचे, तो इसका मतलब ज्यादा बनाने भी पड़ेंगे। तो जब मैं ज्यादा बनाने चाहूंगा तो इसका मतलब मुझे ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। अब आप पूछें, इनका क्वेश्चन सुना भाई। एक्सक्यूज मी, लिसन टू हिम। यस, अगर कॉस्ट पर यूनिट अगर ज्यादा हो गई, सर पर यूनिट मैं पर यूनिट की भी बात नहीं कर रहा, मैं कंपोनेंट में बात कर रहा हूं कि जब मैं ज्यादा यूनिट बनाऊंगा तो मेरा रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा। बस यहां तक ही सोचना है। जिंदगी में एक बात और सीखें, बाज़ औक़ात आपको उतना ही सोचना होता है जितना सोचना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं सोचना। मुझे प्यास लगी है, क्या पीना है? एक्वाफिना का पीना है या नेस्ले का पीना है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे जी। रॉ मटेरियल मैंने निकाला, बिल्कुल। इनको बताएं भाई आंसर क्या आ रहा है।
बेस से उठाएं, कैलकुलेटर चलाना सीखें ताकि पता चले कि रॉ मटेरियल कैसे फिगर कैसे इंक्रीज करते हैं। अब 2 इयर्स क्लियर। ओके, आखिरी बातें हैं, इसके बाद हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे एक साथ सॉल्व कर रहे होंगे इसको। ठीक है जी। इसके बाद अगली बात क्या है, लेबर के बाद ओवरहेड की कॉस्ट भी बढ़ रही है। अब वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ओवरहेड। जी रुबा, कौन कौन से ओवरहेड होते हैं हमारे पास? ओवरहेड के नाम बताइए। गलत, फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव टू एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वेरिएबल ओवरहेड भी बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन विल गो डाउन देन वेरिएबल ओवरहेड विल आल्सो गो डाउन। अब 2 इयर्स क्लियर। बट फिक्स्ड ओवरहेड रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन में उसने क्लियरली बता दिया, वो ये बताया, रिक्वायरमेंट 1 की बात हो रही है, कुछ आप बातें नहीं करें, मेरी तरफ देखिए, आप मुझे मालूम है उनसे पूछ रही हैं, मुझसे पूछे आप। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड ओवरहेड रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब पिछली दफा का फिक्स्ड ओवरहेड कितना था? मेरे मुंह पे नहीं लिखा हुआ, किताब में लिखा हुआ है 12,000 था। 12 लाख फिक्स था। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन यू आर गोइंग टू मेक ए रिवाइज forecast income statement, your fixed overhead will remain constant. Very good. 12.5 लाख था, इसका मतलब there is no change in fixed overhead. अब बात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड की। जब मुझे ज्यादा कुर्सियां बनानी है, when I need to make more chairs, इसका मतलब मेरा वेरिएबल ओवरहेड भी बढ़ेगा। अब वेरिएबल ओवरहेड 2 तरीके से बढ़ा है। चूंकि मैं ज्यादा चेयर्स बना रहा हूं तो लिहाजा अगर उसमें किसी किस्म का इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व है, विच इज बेसिकली वेरिएबल ओवरहेड का हिस्सा होता है, इसका मतलब उसकी वजह से मेरा वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम की वजह से बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले मैंने एक आदमी को बुलाया, मैंने कहा 2 कुर्सियां बनाता हूं, 2 पर पॉलिश करो। अब मैं कुर्सियां बना रहा हूं 4, तो 4 कुर्सियों में पॉलिश करने के ज्यादा पैसे होंगे नहीं होंगे? वेरिएबल ओवरहेड बढ़ गया। 4 कुर्सियां बना रहा हूं, ज्यादा पैसे लगेंगे। और उसकी वो कह रहा था पहले मैं लेता था 1 रुपया एक कुर्सी पर पॉलिश करने के, अब वो कह रहा है मैं 2 रुपए लूंगा। इसका मतलब डबल इंपैक्ट। कॉस्ट बढ़ी 2 वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू एंड नंबर 2 ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम। यहां तक क्लियर बात? वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट कर लें, कितना आ रहा है? 12 लाख। पहले कितना था? 12.5 लाख। पीछे कितना रह गया? 12 लाख। 12 लाख 1,200,000 वॉज अवर वेरिएबल ओवरहेड। 1,200,000 का हम 20% लें तो कितना बनता है? 12 लाख का 20% कितना मतलब 24,000 बन गया। 24,000 जो है वो उसमें इंक्रीज हो गया। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये 12 लाख और 24,000 कितने हो गए? 12,24,000। इसका 10% अगर आप बढ़ा 8% और बढ़ा दें, so that is the amount of new variable overhead. 3% बढ़ाने को कहा उसने। अच्छा, इसने 8% नहीं, 8% तो उसने कहा रॉ मटेरियल में, 3% इज बेसिकली 3% इज इन द वेरिएबल ओवरहेड। इसका मतलब कैलकुलेशन कैसे होगी? बेस नंबर लिखेंगे। बेस नंबर इज 1,200,000 मल्टीप्लाई बाय 3%, एक अमाउंट आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 8%, एक और अमाउंट आ जाएगी। नो 20%, 3% एंड 20%। अब एक और इंटरेस्टिंग है, सर क्या मैं 23% डायरेक्ट बढ़ाऊं? नहीं, आपने पहले वॉल्यूम बढ़ा देना है। ज्यादा चेयर्स बेच रहे हैं और वो ज्यादा अमाउंट की बन रही हैं, ज्यादा अमाउंट की बेच रहे हैं, इसका मतलब स्टेप्स के अंदर जाएंगे एंड यू नीड टू इंक्रीज द स्टेप। अब आपके पास कौन कौन से आइटम आ गए? आपने जी फैक्ट्री ओवरहेड इज 2 टाइप्स, फिक्स्ड एंड फिक्स्ड। फैक्ट्री ओवरहेड रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव टू एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी। इसका मतलब पहले 12 लाख था, अब भी 12 लाख होगा। ये 12 लाख आया कैसे? कि उसने क्वेश्चन में दिया है कि टोटल ओवरहेड दिस मच, आउट ऑफ टोटल ओवरहेड वी हैव दिस मच इज फिक्स्ड ओवरहेड। यहां तक क्लियर बात? फिक्स्ड ओवरहेड इस साल के लिए भी सेम होगा। अब क्या चीज रह गई? वेरिएबल ओवरहेड जो है वो इसलिए इंक्रीज करेगा कि आप ज्यादा नंबर ऑफ चेयर्स बना रहे हैं। आप कितनी नंबर ऑफ चेयर्स ज्यादा बना रहे हैं और बेच रहे हैं? 20%। इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड जितना रह गया था 24 लाख 25, उसमें 20% ऐड हो गया, फिक्स इतना ही रहेगा। ठीक है। अब एक और बात, वो जो बढ़ गया वॉल्यूम की वजह से, वो वॉल्यूम की वजह से बढ़ने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि उसकी खरीदने में हमको उसके पैसे नहीं देने पड़े, उसके ज्यादा पैसे देने पड़े। अब 3% मोर, वो भी उसने हमको सवाल में दिया है। इसका मतलब ये हुआ ऑन द सेम फिगर वी नीड टू इंक्रीज
20% एंड 3%। अब नया वेरिएबल ओवरहेड आ गया। अब जरा फॉर्मेट को देखते हैं और देखते हैं ये कैसे होगा। क्या हमारे पास जीपी, डिजायर जीपी आ गया था, नहीं आ गया था? आ गया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कैलकुलेशन है, एंड दैट इज व्हाट सेल्स बराबर है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसका मतलब 625,000 वाज माय जीपी, माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कॉस्ट की कैलकुलेशन करने के बाद मटेरियल लेबर ओवरहेड, क्या मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई? बिल्कुल आ गई, क्योंकि मैंने मटेरियल लिया, मटेरियल का बेस नंबर लिया, उसका 20% बढ़ाया, उस 20% पे 1% बढ़ाया, आई गॉट द न्यू रॉ मटेरियल कॉस्ट। अप टू आर यू विद मी? उसके बाद मैंने लेबर पे आया, लेबर के अंदर सेम, आई डिड द सेम थिंग। लेबर की कितनी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है? 10%। लेबर का बेस फिगर था, उसका 10% बढ़ाया, उसका 20% बढ़ाया, आई गॉट न्यू लेबर फिगर। इसके बाद क्या रह गया? ओवरहेड। ओवरहेड का फिक्स मैंने ले लिया, फिक्स के बाद मैंने वेरिएबल पे आया, वेरिएबल का सेम मैंने किया, 3% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, मेरे पास टोटल कॉस्ट को मैंने जमा कर लिया। एमएलओ, मटेरियल लेबर ओवरहेड, मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब जब ये कॉस्ट आ गई और प्रॉफिट ही आ गया, तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, द आइटम इज कॉल्ड खलास। वो सेल्स का नया नंबर आ गया। उस नंबर में वॉल्यूम भी इंक्रीज है और नई सेलिंग प्राइस भी। प्रॉफिट डिजायर आ गया था, कैसे आया था? 25% हमने जमा कर दिया था उसके अंदर। यहां तक क्लियर बात? प्रॉफिट का वॉल्यूम पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। कौन बताएगा क्यों? इसलिए कि प्रॉफिट की फिगर को उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसने कहा ये प्रॉफिट मैंने कमाना है। डेफिनेटली जब रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो इसका मतलब वॉल्यूम और वैल्यू दोनों की वजह से रिस्ट्रिक्ट किया उसने इनबिल्ट दे दिया वॉल्यूम एंड वैल्यू को। इसका मतलब ये हुआ वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, एनी इंक्रीज एक्सेप्ट दिस। उसने मुझे डायरेक्टली नंबर दिया है। मैंने आपको कहा क्लास में आप 10:30 और 11 बजे के दरमियान किसी वक्त आ जाएं, तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, आप इस ऑप्शन में खेल सकते हैं। कोई 10:30 पर आ गया, दो कोई 11:45 पे आ गया, कोई 11 पे आ गया। लेकिन अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि यू नीड टू कम एट 10:45, उसके बाद आपका थंब नहीं लगेगा, उसके बाद आपकी एब्सेंट लगेगी व्हाटएवर, तो इसका मतलब आप रिस्ट्रिक्ट हो गए, आपको फॉलो करना है। उसने मुझे प्रॉफिट का फिगर फॉलो स्टिक कर दिया। प्रॉफिट का फिगर में किसको मिसअंडरस्टैंडिंग है? प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी। प्रॉफिट की फिगर में किसी स्टूडेंट को प्रॉफिट समझ में नहीं आएगा जी। उनजिला प्रॉफिट कितना है? कैसे पता चला? इंक्रीज है। कौन से प्रॉफिट में इंक्रीज है? एग्जिस्टिंग प्रॉफिट में। हम हमसे एग्जिस्टिंग की बात करके आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट 500,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना? 20% नहीं, डायरेक्टली उसने दे दिया हमको 25%, 6,25,000। अब अगर फॉर्मेट में बनाऊं तो फॉर्मेट कुछ ऐसे बनेगा, सेल्स गिवन नहीं है, कॉस्ट, in the cost basically what I am doing, raw material की बेस कॉस्ट प्लस 20% प्लस 8%। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स का जो नंबर आ गया, अभी सेल्स का जो नंबर आया नहीं है मेरे पास तो मैं कॉस्ट करके निकाल रहा हूं। रॉ मटेरियल का नंबर मेरे पास मौजूद है। दिस इज माय रॉ मटेरियल नंबर। क्लियर है? रॉ मटेरियल कैसे निकलेगा? कौन बताएगा जी? आप बताएं सर। रॉ मटेरियल हम उससे देखेंगे, वॉल्यूम जो होगा ना उससे बिल्कुल। वी आर सपोज टू सी द वॉल्यूम, ओनली वॉल्यूम, नो वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन द प्राइस, नॉट ओनली वॉल्यूम बट इंक्रीज इन द प्राइस एज वेल। तो वॉल्यूम दिया, इंक्रीज प्राइस की, तो हमारे पास क्या चीज आ गया? रॉ मटेरियल आ गया। क्या सारी किसी चीज को बनाने में डू वी नीड ओनली रॉ मटेरियल? हमें अगली चीज क्या चाहिए होती है? डायरेक्ट लेबर, द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है डायरेक्ट लेबर की कोई बेस कॉस्ट तो दी है, एंड दैट बेस कॉस्ट इज हाउ मच? 2,900,000। 2,900,000 तो गिवन है, लेकिन तुम अगर ज्यादा कुर्सियां बेचना चाहते हो तो इसका मतलब हमें ज्यादा लेबर की पेमेंट करनी पड़ेगी। और लेबर हमें ये कह रहा है कि ज्यादा कुर्सियां बनाने के ज्यादा पैसे तो दोगे, लेकिन इस दफा मैं रेट भी कुछ और चार्ज करूंगा। तो इसका मतलब डबल डिलाइट हो गई आपके उस लेबर के लिए, तो डबल खुशियां, यानी कि ज्यादा कुर्सियां भी बनाएगा, उसके पैसे भी मिलेंगे उसको, और वो हायर रेट से बनाएगा। बिल्कुल, लाइक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और वैल्यू भी बढ़ रही है। असल में जो वैल्यू बढ़ रही है ना, वो दो वजह से बढ़ रही है। वॉल्यूम की वजह से भी बढ़ रही है और इंक्रीज की वजह से बढ़ रही है। मैं आपको एक सवाल समझाया था, अब दोबारा समझाता हूं। अगर आप एक कुर्सी बनाती है 5 रुपए में, तो 2 कुर्सियां कितने में बनाएंगी? 3 कुर्सियां
4 कुर्सियां, अब यहां रुक जाइए, अब हम काम करते हैं। आप मुझे कहती थी सर मुनव्वर आई वांट यू टू ब्रिंग समवन टू मेक 1 चेयर। मैं बंदे को लेकर आया, उसने 5 रुपए लिए, आपसे 1 कुर्सी बना दी, लेबर कॉस्ट ले ली। अब अगले साल आप कह रही हैं कि मैं चाहती हूं ये 4 कुर्सियां बनाएं, तो आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 20। ये वॉल्यूम का इंपैक्ट है। अब वो बंदा कहता है जब आपने 4 कुर्सियां बनानी है, तो बंदा कहता है अब मैं आपसे 20 रुपए 4 कुर्सियों के नहीं लूंगा, मैं 6 रुपए पर कुर्सी लूंगा। तो एक कुर्सी है कितने में? 6 रुपए। ये नई कहानी हो रही है, न्यू ईयर है। एक कुर्सी के 6 रुपए, तो 4 जी फोरकास्टिंग की तरफ जा रहे हैं, यू वेरी राइट। तो अब जब 4 कुर्सियां बनेंगी 6 रुपए के हिसाब से, तो एक तो कुर्सियों में फर्क आ गया, 1 से 4 कुर्सियां हो गई। दूसरा उसकी 6 रुपए की बनाने की लेबर की कॉस्ट हो गई, नॉट 5 बट 6। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पहले जो बनती थी वो कॉस्ट थी, आपके पास सिर्फ लेबर की कॉस्ट थी 5 रुपए। अब आपके पास जो नई कॉस्ट हो गई, न्यू कॉस्ट वो होनी चाहिए 20 रुपए, अगर हम 4 कुर्सियों से मल्टीप्लाई करें। लेकिन 20 रुपए तो सिर्फ उसी सूरत के अंदर वी नीड टू इंक्रीज जब हम वॉल्यूम का इंपैक्ट देख रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू सी द इंपैक्ट ऑफ वॉल्यूम, वी आर सपोज टू सी द इंपैक्ट ऑफ वैल्यू एज वेल। वो कहता मैं ज्यादा पैसे लूंगा, जिसका मतलब अब वो 6 रुपए लेगा एक कुर्सी के, तो 6 चौक 24 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे लेबर के। द सेम टेक्निक इज अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन। इज देयर एनीवन हु नीड्स क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मटेरियल? एम आई क्लियर? मटेरियल की कॉस्ट आपको बढ़ाना आ गई, लेबर की कॉस्ट भी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने डायरेक्ट मटेरियल ले लिया, डायरेक्ट लेबर गया मल्टीप्लाई बाय 20% और उसका इंक्रीज कितना है? 10%। इसका मतलब ये हुआ कि न्यू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई। नाउ आई नीड टू टेक व्हाट? नाउ आई नीड टू टेक फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 2, फिक्स्ड एंड। सो सबसे पहले हम फिक्स्ड ओवरहेड लेते हैं, फिक्स्ड FOH। फिक्स्ड ओवरहेड में कोई चेंज नहीं था, तो इसका मतलब सेम नंबर हम लिख देंगे। ऐसी बात है ना? लेकिन वेरिएबल ओवरहेड में चेंज है, तो जी सर ये जो आपने फिक्स ओवरहेड निकाला है, ये इस तरीके से लिखना है तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है और यहाँ जो वेरिएबल ओवरहेड दिया है इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे ही कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी शख्स की बात को समझने के लिए उसको सुनना पड़ेगा पहले गौर से, जो कि कम्युनिकेशन की एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसी तरह से किसी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने पढ़ के समझना पड़ेगा कि व्हाट इज बीइंग स्टेटेड बिटवीन इन द लाइंस और क्लियरली। तो अब क्या हुआ? वेरिएबल ओवरहेड आ गया, फिक्स ओवरहेड आ गया, वेरिएबल हमने निकाल दिया, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। स्ट्रेटेजी इज सेम, बेस नंबर मल्टीप्लाई बाय 20% प्लस 3% है। इसमें 3% कितना है? 3%, 0.3। इसका मतलब ये हुआ यू गेट ए न्यू फिगर। इन सारी कॉस्ट को जमा करेंगे तो डू यू टेक द टोटल कॉस्ट? यस, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई हमारे पास। एम आई क्लियर? अगर मैं आपको बताऊं कि प्रॉफिट भी मौजूद है और कॉस्ट भी सारी निकाल ली, तो अगर आप रिवर्स में जाएंगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी? सेल्स आ जाएगी। सो बेसिकली हमने क्या किया? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, वी गॉट द सेल्स नंबर, और सेल्स नंबर हमारे पास आ गया, जिसका मतलब रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट हमारे सामने बन गया। इसमें से ना हमें सेल्स नंबर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि पहले ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसके बाद मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी है ना। अच्छा, यहां पर एक बात ये भी है, यहां पर एक बात ये भी, ये जो हमें मिलेगा, हमें इसलिए मिलेगा, हमें सिर्फ एक चीज को कंसीडर करना है कि ये जो 6,25,000 रुपए का जो नंबर हमने निकाला था, ये 6,25,000 का फिगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसका मतलब कहीं इन द बिटवीन जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास एडमिन कॉस्ट भी हो गई। वो एडमिन कॉस्ट पे हमको दी हुई है, वो एडमिन कॉस्ट पे हमको बता दिए कि इट रिमेन्स फिक्स्ड, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब अगर यहां पर अब वो परसेंटेज जो अप्लाई होगी, वो परसेंटेज अप्लाई आपके पास वॉल्यूम पर नहीं होगी, वो वैल्यू पे अप्लाई होगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक ड्राइवर साहब थे, वो ड्राइवर साहब चिप्स बेचते थे दुकानों पे जाकर। अगले साल उन्होंने कहा कि मैंने कहा भाई 5 दुकानों पे जाना, तो 5 दुकानों की वजह से उनकी जो ऑपरेशन के टाइमिंग बढ़ेंगे, उस टाइमिंग पे मैं उनको अलग पेमेंट नहीं करूंगा, वॉल्यूम पर पेमेंट नहीं करूंगा। हाँ, मैं उनकी परसेंटेज इंक्रीज कर दूंगा सैलरी में, वो एक अलग बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा, यहां पर एक बात और भी है, अगर आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे और अगर आपको लगे कि प्रॉफिट और कॉस्ट को जमा करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो सेल्स का होना चाहिए, अगर उसने आपको सेल्स का नंबर रिस्ट्रिक्ट किया होता
इतनी सेल्स मस्ट बनानी है, तो और आप देख रहे होते कि प्रॉफिट है 2 रुपए, कॉस्ट है 8 रुपए, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट इज इक्वल टू 10 सेल्स होना चाहिए। तो सेल्स आपका 10 आता है, लेकिन अगर वो 11 की सेल्स पर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर देयर इज अ डिफरेंस विच इज ए हिडन नंबर ड्यू टू सम कॉस्ट। फॉर एग्जांपल जनरल एक्सपेंसेस, वो जनरल एक्सपेंस वो आपको 1 रुपए का उसने नहीं दिया, तो हमको बात का सम टाइम वी नीड टू कैलकुलेट लाइक दिस एज वेल। बिल्कुल नहीं करना है, यू आर वेरी राइट। फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चन। नाउ यू नीड टू, अब स्ट्रैटेजिक प्लान बना दिया मैंने आपके लिए, नाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन, और फिर हम आपको बुलाते जाएंगे वन बाय वन। मैं आपके साथ खड़ा हूंगा और हम इस क्वेश्चन को बोर्ड पे भी कर लेंगे। एम ए क्लियर? सर हम जो है ना सेल्स की फिगर तो ऐसे नहीं ले सकते हैं, हमें पता है कि जो हमें सेल्स वॉल्यूम है वो 20% इंक्रीज करनी है। इस सवाल में, इन दिस क्वेश्चन, सेल्स की फिगर जो है 20% इंक्रीज करनी ना, लेकिन सेल्स की फिगर यहां पर इंक्रीज वॉल्यूम की वजह से सिर्फ नहीं होगी, हम नई सेलिंग प्राइस पर भी बेचेंगे। क्यों? इसलिए कि उसने आपको प्रॉफिट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, कॉस्ट अपने पास आ रही है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो नया सेलिंग प्राइस जो होगा वो सिर्फ 20% इंक्रीज से नहीं होगा, वो ज्यादा अमाउंट होगा जो कि हिडन होगा। आप सवाल सॉल्व करेंगे तो आपके सामने पिक्चर आ जाएगी सारी की सारी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यस, एनी क्वेश्चन? जी, मैं खुशियां मनाता हूं बगैर पानी के। थैंक यू वेरी मच। चला जी, थैंक यू। बंद कर दें इसको।